भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं में हम संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र पिछले लेक्चर में कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं सांविधिक संस्थाएं। सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जिनको विधायिका के किसी अधिनियम के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से स्थापित किया गया। देखिए, जब एक देश में संविधान लागू होता है तब की जो परिस्थितियां होती है, जैसे जैसे समय गुजरता है परिस्थितियों में बदलाव होता है। जनता की नई मांगें उत्पन्न हो जाती है, जनता की नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन और कुछ अलग तरह की मांगें उत्पन्न हो जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो मांगें उत्पन्न होती है, जरूरतें उत्पन्न होती है, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार का दायित्व होता है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थापना करे। वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि जब संविधान बना था तब प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग प्रकार की थी, शायद तब उनकी जरूरत महसूस नहीं की गई होगी या उनको समय पर छोड़ दिया गया होगा कि कालांतर में जैसे जैसे समय की मांग होगी वैसे वैसे हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। भारत में ऐसा ही हुआ। 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उनमें कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख या समावेश नहीं किया गया और उन संस्थाओं की जरूरत बाद में महसूस की गई आजादी के बाद। जैसे उन संस्थाओं की जरूरत महसूस की गई वैसे वैसे उन संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें हम पहले बात करते हैं सूचना आयोग। इन्हें कुछ संस्थाएं ऐसी भी जो आजादी के पहले स्थापित कर दी गई थी, किंतु उन्हें सांविधिक संस्थाएं रखा गया, संवैधानिक संस्था नहीं बनाया गया। हम सूचना आयोग की बात करें। देखिए, एक क्रांति हुई है भारत में कि भारत में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, बशर्ते कि वह सूचना किसी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हो और उस सूचना से देश की गोपनीयता भंग ना हो, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अगर कोई सूचना ऐसी है, बाद में इस सूचना के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे नजरिए हमारे सामने हैं, जिनका मूल सारांश ये है कि ऐसी सूचना जो व्यापक जनहितकारी हो, जिससे जनता का हित हो सके, इस प्रकार की सूचनाएं नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से मांग सकता है। अब नागरिक सूचना मांग रहा है, कोई सूचना ना दे तो इसके लिए सूचना का जो अधिनियम है, सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है, उसी के अंतर्गत सूचना आयोग की स्थापना की गई 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग तो है ही, फिर राज्यों में भी सूचना आयोग है। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक समिति बनाई जाती है और वो उस विभाग का जो प्रमुख होता है, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल, वो प्रमुख सूचना ऑफिसर अधिकारी होता है, सूचना अधिकारी होता है, और उसके बाद उसके सहयोग के लिए कमेटी होती है। कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति या यहाँ का कोई स्टूडेंट या कोई स्टाफ मेंबर किसी प्रकार की अगर प्रशासनिक सूचना चाहता है, कोई दस्तावेज चाहता है, तो उसको दिया जाएगा। 30 दिन की इसमें अवधि है कि 30 दिन के अंत में सामान्य ज्ञान की बातें भी है कि 30 दिन की अवधि में उस सूचना का निस्तारण होना चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए। अगर ना दे तो फिर ये सूचना आयोग है, राज्य स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर है, वहाँ अपील की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है कि हमने सूचना मांगी, सूचना नहीं दी गई। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद सूचना आयोग जो भी निर्णय लेगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। वहां भी अगर मान लीजिए कोई असहमत है तो केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है और फिर उसके बाद पड़ेगा तो भाई जो एक संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में पहले पहुंच चुके हैं। तो सूचना आयोग हमारी सांविधिक संस्था है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, मनुष्य को गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मानव के सम्मान, मानव की गरिमा, मानव की प्रतिष्ठा, इस पर किसी भी कारण से आघात नहीं पहुंचना चाहिए। मनुष्य अपनी गरिमा की से आहत न हो, उसकी गरिमा को आहत न पहुंचाया जाए, इसकी रक्षा के लिए पूरे विश्व में मानवाधिकार की बात की जाती है।
1948 में संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी हुआ। उसके बाद दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने अपने देश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना। भारत में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 1993। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इसके साथ राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग बने। अगर कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है, किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए, जो उसके मूल अधिकार जो भारतीय संविधान ने उसको दिए हैं, उनकी अनुपालना राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, या किसी प्रशासनिक विभाग के द्वारा उसके मूल अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, उसको आघात किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना निर्णय देकर शिकायत दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद, और अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उस बात को ले जाया जा सकता है। ये एक सामाजिक संस्था है जो 1993 में व्यवस्थापिका के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था है किसी भी देश के लिए, उसी प्रकार भारत के लिए भी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किया गया। एक देश विकास करे, उसमें देश के बहुत सारे संसाधन लगते हैं। संसाधनों का अगर दुरुपयोग होता है तो उसमें करप्शन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने राजकीय पद का दुरुपयोग करते हुए कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, भ्रष्ट हो रहा है और लोगों के उसके वाजिब अधिकारों से वंचित कर रहा है, या जो जिस पद पर वो आसीन है उस पद के दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा। करप्शन बहुत ही व्यापक होता है। करप्शन मतलब सिर्फ पैसा लेन देन नहीं, वो तो है ही, रिश्वत देना वो तो है ही करप्शन। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, एक व्यक्ति उच्च पद पर बैठा हुआ है, अपने पद के प्रभाव में गलत काम करवा रहा है, या जिस कार्य के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह कार्य नहीं कर रहा है, तो ये जो बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या कोई व्यक्ति इस तरह अपने कार्य पर लापरवाही बरतता है कि व्यवस्था का नुकसान होता है, तो ऐसे लोगों की शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग में की जाती है। विजिलेंस कमीशन है ये, जिसका उद्देश्य करप्शन पर लगाम लगाना है। 1964 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई, इसलिए हम इसको सांविधिक संस्था कहते हैं। रेलवे बोर्ड, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना आजादी के पहले हो गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारत में रेलवे का परिचय हमको ब्रिटिश काल में हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पूरे देश में रेल लाइंस का जाल बिछाया गया और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्रॉडगेज बन गए मीटर डेस्क की जगह, ताकि हम सुगमता के साथ बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंच सके। रेलवे बोर्ड आपके कोर्स में रख से है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो रेलवे बोर्ड है, ये रेलवे बोर्ड क्या काम कर रहा है, ये आज भी वही काम कर रहा है जो कि 1905 में इसकी स्थापना के समय का लक्ष्य रखा गया था। कोच का निर्माण करना, कोच को वातानुकूलित करना, रेलवे का संचालन करना, टाइम टेबल तय करना, किस जोन में कौन सी ट्रेन चलेगी, कहाँ इसका कितना ठहराव होगा, ये रेलवे बोर्ड के कार्य। डिब्बों का रख रखाव करना, नए डिब्बों का निर्माण करना, इनके यूनिट्स बने हुए हैं कि कहाँ कौन सा कोच बन रहा है, ये रेलवे बोर्ड का काम है। डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, कुछ लंबा चौड़ा संरचना है, संगठन है इसका। तो ये रेलवे बोर्ड के कारण ही आज हम हमारे देश में इतनी सुगमता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा पा रहे हैं, और भी बहुत सारे संसाधन है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने हमारे परिवहन संसाधनों में उसी तरह काम किया है जैसे शरीर में धमनियां दौड़ती, धमनियों में रक्त दौड़ता है, उसी तरह जो प्रेस दौड़ती है उसमें हजारों लाखों लोग सफर कर रहे हैं। इसका
हमें प्राप्त हो रही है उनका रख रखाव। अब और द्रुत गति की ट्रेन की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन। जापान की बुलेट ट्रेन या यूरोपियन देशों की, जापान की और यूरोपियन देशों की भी ट्रेन होती है ना सर। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन जैसी अवधारणा को क्रियान्वित किया जाए, लागू किया जाए, ताकि हम कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकें। देखिए हवाई यातायात है, लेकिन हवाई यातायात महंगा है। गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए मुश्किल है उसके दामों को चुकाना। तो रेलवे एक ऐसा संसाधन है जो गरीब की जेब में भी आता है और मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए तो है ही कि वो रेलवे यात्रा बहुत आसान दाम पर, बहुत कम दाम पर संपन्न कर सकता है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई ट्रेन के डिपो के निर्माण के लिए, ट्रेन का संचालन करने के लिए। तो रेलवे बोर्ड जिम्मेदार है भारत की पूरी रेलवे व्यवस्था को संभालने के लिए, निर्माण से लेकर संचालन तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे रेलवे बोर्ड के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ये भी आजादी के समय 1935 में स्थापित हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रेलवे बोर्ड भी आजादी के पहले, भारतीय रिजर्व बैंक भी आजादी के पहले RBI। देश में जो मुद्रा है, करेंसी, रुपया है हमारे यहाँ, रुपया है, पैसा है, देश की मुद्रा होती है। हमारे देश में रुपया है, आपको इसका सिंबल आप जानते ही होंगे। भारत में कितनी करेंसी कहां पर छपेगी, क्या कितना किस मत में ऋण दिया जा सकता है, कितना पैसा रिजर्व में रखा जाएगा, अन्य बैंकों को कितना पैसा दिया जा रहा है, रेपो रेट क्या होगी, ब्याज दर क्या होगी, किस किस प्रकार के लोन दिए जाएंगे, बैंक की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी, अगर बैंक में किसी को शिकायत है तो शिकायत का निवारण कैसे होगा। करेंसी से संबंधित ये सारे कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। देश में नोटबंदी हुई, पुराने नोट चलने बंद हो गए, किसकी जिम्मेदारी आ गई, बैंक्स की जिम्मेदारी आ गई। और बैंक्स को गाइडलाइंस एडवाइजरी कहां से मिल रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। RBI की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही सारे बैंक, जितने भी बैंक आप जानते हैं ना, SBI है, पंजाब बैंक है, या प्राइवेट कुछ बैंक भी है जिसमें एज बैंक है, कैथोलिक बैंक है, जितने भी बैंक है, BOI है, ये सारे रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर किसी बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का अवहेलना की जाती है, अवॉइड किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। यहाँ भीलवाड़ा में रहने वाले स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि भीलवाड़ा के महिला अर्बन बैंक के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां की गई जो कि RBI के नोट से विपरीत थी, वो बैंक बंद हो गई। अब उसमें जिन लोगों के खाते थे उसका क्या हुआ, RBI ने जिम्मेदारी ली कि किस प्रकार से खाता धारकों को कब कब राहत पहुंचाई जाए। तो RBI नियंत्रण का कार्य भी कर रहा है, न केवल करेंसी नोट छाप रहा है बल्कि नियंत्रण भी कर रहा है, बैंकों को निर्देशन दे रहा है और समन्वय स्थापित करने का कार्य भी कर रहा है। तो नोटबंदी की बात कर रहे थे, नोटबंदी के समय अब पुराने नोट लेने हैं, महज सकते बैंक कर्मियों ने दिन रात काम किया और उन पुराने नोट जो मार्केट में थे, सर्कुलेट हो चुके थे, उनको वापस इकट्ठा किया और उसके बदले में नए नोट दिए गए। ये नए नोट कब आए, जब नए नोट छपे। ये नए नोट की सुरक्षा के क्या मानदंड होंगे, इन नए नोट में किस प्रकार के चिन्ह, जैसे गांधी जी की फोटो लगाई जा रही है, एक तार लगाया जा रहा है, ये सब डिसीजन RBI के द्वारा किया जा रहा है। नोटों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, RBI तय कर रही है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के आपके अलग से कोर्स में है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, इसका संगठन क्या है और इसके कार्य क्या है। यहाँ सिर्फ हम इतना समझेंगे कि RBI की स्थापना अप्रैल 1935 में हो चुकी थी। आप जानते हैं कि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को राहत देने के लिए कुछ अधिनियम दिए गए थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम हम सब जानते हैं, या आपको जानना चाहिए जो नहीं जानते हैं। और फिर उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। वो अधिनियम है जिसने
बना रहा, कुछ संगठनात्मक परिवर्तन होते रहे, तो जब हम इसका संगठन पढ़ेंगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। फिलहाल इतना समझने में काफी है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक सामुदायिक संस्था है। संविधान में इसका जिक्र नहीं, संविधान में इसके लिए कोई अनुच्छेद कोई धारा नहीं है, बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जो कि तत्कालीन व्यवस्थापिका जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, उस व्यवस्थापिका ने उस अधिनियम को बनाया। तो एक विधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई, विधि को ध्यान दीजिए, विधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक सामुदायिक संस्था है। लोकपाल, बहुत सारी समस्याएं होती है किसी भी देश में, हमारे देश में भी है। तो ये मुझे लगता है कि समस्त समस्याओं में सबसे गंभीर समस्या है करप्शन, भ्रष्टाचार। व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है तो वो कहाँ जाए? कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लेकिन एक और संस्था की मांग भारत में कई सालों तक चलती रही कि हमें एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पद चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सके, जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो, विशेषकर सरकार का, कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं। अगर कार्यपालिका का नियंत्रण होगा अगर किसी भी संस्था पर, तो वह संस्था निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा। अन्ना हजारे ने एक लंबा आंदोलन देश में चलाया कि हमारे देश में लोकपाल होना चाहिए। लोकपाल एक ऐसी संस्था कहेंगे हम, एक ऐसी संस्था, एक पद है, एक ऐसी संस्था जो कि वरिष्ठतम अधिकारियों पर भी अगर करप्शन का आरोप लगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तो उनकी जांच निष्पक्ष रूप से कर सके। लोकपाल यानी एक ऐसा पद जिस पर कार्यपालिका का या सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो। ये मांग हमेशा चली कि भारत के समस्त पद, संवैधानिक पद भी लोकपाल के दायरे में आने चाहिए। और एक डिबेट का मुद्दा रहा कि संवैधानिक पदों को जैसे कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में रखा जाए या नहीं रखा जाए, इस पर आंदोलन होते रहे। आंदोलनों का प्रभाव था, समय की मांग थी, पेपर व्यवस्था करने की जरूरत थी, आवश्यकता थी ये कि 2013 में एक अधिनियम के द्वारा, कानून के द्वारा लोकपाल की स्थापना कर दी गई। आज लोकपाल है, राज्यों में भी लोकपाल कार्य कर रहे हैं और केंद्र में भी लोकपाल का पद है जो इस करप्शन के विरुद्ध जांच करने का कार्य कर रहा है। लोकपाल का जो निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। एक संवैधानिक पद है और अधिनियम में सारे प्रावधान कर दिए गए हैं कि लोकपाल के पास क्या शक्तियां होगी, लोकपाल कैसे नियुक्त किए जाएंगे, क्या इनकी योग्यताएं होगी, क्या इनकी कार्य प्रणाली होगी और किस प्रकार से ये कार्य करेंगे, इनके कार्यों का प्रभाव और निर्णयों का प्रभाव कहाँ तक गंभीरता से होगा। ये सारे प्रावधान इस विधेयक में कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान, भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा समझते होंगे आप इनका भेद। प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान करे, जो परिषद थी वो आपने सुना होगा। तो बहुत सारे काम किए गए हैं जिससे कि हमारे देश के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके, न केवल उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए बल्कि स्कूल्स में उनका, विद्यालयों में उनका ठहराव भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरकार ने कई बार बहुत सारे प्रयास किए हैं। यदि हमारे इस सिलेबस का तो विषय नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मिड डे मील इसीलिए लागू किया गया कि पहली बात कि बच्चों में जो पौष्टिकता है, पौष्टिक तत्व उनके शरीर में पहुंचाए जाए, कुपोषण से उनको मुक्त किया जाए और उनका विद्यालय में ठहराव स्थापित किया जाए। तो ये हुआ प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक होती है, प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक होती है, फिर सेकेंडरी 10वीं तक और फिर सीनियर सेकेंडरी तो अधिकांश विद्यार्थी जानते हैं 12वीं तक। उच्च शिक्षा, सीनियर सेकेंडरी के बाद जो महाविद्यालय की शिक्षा है, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, उसका नियमन करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई। भारतीय संसद में यह अधिनियम रखा गया, भारतीय संसद में यह अधिनियम पारित हुआ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित हुआ। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कार्य करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार महाविद्यालय संचालित होंगे, किन नियमों का पालन महाविद्यालयों में किया जाएगा, किस प्रकार
शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके शोध के नियम क्या होंगे, जो संकाय सदस्य हम जैसे फैकल्टी मेंबर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, उनकी नियुक्ति की योग्यताएं क्या होगी, उनका मानदेय वेतन क्या होगा, ये सारा निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर रहा है। एक महाविद्यालय लाइब्रेरी जैसी होगी, तो एक महाविद्यालय किन किन नॉर्म्स का पालन करेगा। महाविद्यालय के संरचनात्मक विकास के लिए, संगठनात्मक विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देता है, पैसा देता है। आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई रिसर्च का वर्क करते हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पैसा देता है, इसको अनुदान कह रहे हैं, पहले ही इसमें अनुदान जुड़ा हुआ है। आप और कमरे बनाना चाहते हैं, कॉलेज में और विकास करना चाहते हैं, और कोई संरचना करना चाहते हैं, नया निर्माण करना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके लिए भी पैसा दे रहा है। लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, उनमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के फंड से खरीदी गई है, और ऐसे कुछ किताबें हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैसे से खरीदी गई है। आज जब कभी किताब इशू करवाएं किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से, तो कुछ किताबों पे यूजीसी लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो किताब यूजीसी द्वारा दिए गए, यूजीसी से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं एब्रिविएशन में, तो ये यूजीसी के द्वारा दिए गए पैसे से कुछ किताबें खरीदी जा रही है। तो किताबें खरीदी जा रही सॉरी संगठन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, नया निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी फैकल्टी मेंबर नया शोध करना चाहता है, तो दो प्रकार के प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। माइनर प्रोजेक्ट कहलाता है, जो अल्पावधि के लिए होता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है फैकल्टी मेंबर यानी कि प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को। एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जिसकी समयावधि ज्यादा होती है, और उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि माइनर प्रोजेक्ट के लिए पैसा कम मिलता है, 40,000, 50,000, 80,000 इस तरह से, और मेजर प्रोजेक्ट के लिए पैसा ज्यादा मिलता है। कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने संसाधन चाहिए, उन संसाधनों के क्रय में संसाधन में मानवीय संसाधन भी शामिल है। भौतिक संसाधन भी, जैसे मान लीजिए मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप चाहिए, तो वो भौतिक संसाधन हुआ। साथ में मुझे डेटा फीडिंग करने के लिए और डेटा एनालिसिस करने के लिए एक सहायक भी चाहिए, तो वो मानवीय संसाधन हो गया, तो उसको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, मानवीय देना पड़ेगा, तो वो पैसा भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो जितनी संस्थाएं हैं, ये सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जिनको अलग अलग अधिनियमों के द्वारा स्थापित किया गया। अब देखिए, आपका जो कोर्स है बीए का सेकंड में फर्स्ट पेपर का, उसमें हम रेलवे बोर्ड पढ़ेंगे अलग से, हम भारतीय रिजर्व बैंक अलग से पढ़ेंगे, और हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग से पढ़ेंगे। जब कभी भी हम किसी संगठन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस संगठन में हम पढ़ते हैं कि इसका संगठन क्या है, इन संस्थाओं का संगठन का मतलब हुआ कि इनमें कौन से पद हैं, इन पदों की योग्यताएं क्या है, अधिकतर ये पढ़ते हैं पदों की बात, याद रखिए। तो प्रशासन में हम पद की बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते। पद महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा पद से, पदों की एक श्रृंखला है जो कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करती है। पद के बारे में पढ़कर हम देखेंगे कि ये जो संस्था है, ये संस्था क्या कार्य करती है। तो जब हम संगठन पढ़ लेंगे, ये संगठन हो गया, और जब हम कार्य पढ़ लेंगे तो वो एक संस्था का अध्ययन कहलाएगा। तो सामाजिक संस्थाओं में हम ये पढ़ेंगे। कल पिछले लेक्चर में हमने संवैधानिक संस्थाओं की बात की थी, उसमें भी जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में हमें पढ़ना है। तो दो प्रकार की, 4 प्रकार की हम संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं। इसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हैं, किंतु ये कार्य कर रही है सलाहकार, तो इनको हम सलाहकारी संस्थाओं के रूप में जानते हैं। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित हुई, अर्थात संसद में किसी प्रकार का विधेयक नहीं रखा गया, बल्कि विशेषज्ञों ने कुछ नियम बनाए और उन नियमों को तय करते हुए, लक्ष्यों को तय करते हुए एक संस्था की स्थापना कर दी। उसको हम कहेंगे कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित संस्था। तो कार्यकारी आदेश के द्वारा
की जो संस्थाएं हैं उनको संक्षेप में हम समझ लेते हैं, जो किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, जैसे कि योजना आयोग अब नहीं है तो पूर्व योजना आयोग। योजना आयोग एक कार्यकारी संस्था, नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी, नेहरू काल में स्थापित हुआ था और अब पूर्ण हो गया। हाल ही में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। योजना आयोग विकास के लिए हमें योजना बनानी है। योजना बनेगी मतलब देखिए, एक तरफ है हमारे लक्ष्य कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कार्य करने हैं, किंतु हमारे पास संसाधन सीमित है। संसाधन तो हमारे पास कम है और कार्य हमारे पास ज्यादा है, लक्ष्य ज्यादा है, तो फिर क्या करें? लक्ष्य तो सारे प्राप्त करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी प्राथमिकता तय करेंगे कि सबसे पहले क्या जरूरी है। जब देश आजाद हुआ उस समय खाद्यान्न की जरूरत थी, तो हमारी प्राथमिकता में योजना आयोग ने तय किया हरित क्रांति कि सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में सारा फोकस इस बात को लेकर था कि हम हरित क्रांति, सारा फोकस हरित क्रांति पर था कि खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्राथमिकता तय होगी। इस प्राथमिकता के आधार पर फिर कार्य किए जाएंगे। फिर वो प्राथमिकता पूरी होगी, फिर प्राथमिकता ये हो गई, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो एक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर योजना आयोग योजना निर्माण का कार्य करता था। ये योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं बनी, ये त्रिवर्षीय योजनाएं भी बनी, और फिर उसके बाद इन योजनाओं के लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया इसका एनालिसिस होता था। और एक किताब का प्रकाशन होता था, योजना गूगल सर्च कीजिएगा, एक किताब मैगजीन बोलना चाहिए, इसका प्रकाशन होता था जिसमें योजना आयोग की सारी उपलब्धियों का जिक्र किया हुआ था। तो ये जो योजना आयोग है इसका जिक्र संविधान में नहीं है, तो संविधान की संस्था नहीं है। इसकी स्थापना व्यवस्थापिका के किसी अधिनियम के द्वारा नहीं हुई, तो फिर ये सामाजिक संस्था भी नहीं है। तो फिर ये योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जो एक कार्यकारी आदेश के द्वारा, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित हुई है। दूसरी बात, इसी से निकली हुई है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद देखिए, योजना बन रही है पूरे देश के लिए, ठीक है, और हमारा देश कैसा है, संघात्मक, जहाँ केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकारों की आवश्यकता क्या है, एक राज्य की आवश्यकता क्या है, एक राज्य की प्राथमिकता क्या है, इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। वही एक कार्यकारी आदेश के द्वारा, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्रियों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाया गया। तो ये आप मीटिंग कर तय करते हैं कि किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर योजना आयोग अपना निर्णय लेता है और योजनाओं की प्राथमिकता तय करता है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बन गया है। अभी शायद हमारे कोर्स में नहीं जुड़ा है, लेकिन हम योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग भी हमारे देश में किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं के आधार पर आप वर्तमान में किन नीतियों की आवश्यकता है, ये परामर्श देगा। और इसके नीति आयोग के परामर्श के आधार पर हमारे देश की सरकार नीतियों का निर्माण करेगी। एक है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना भी कार्यकारी आदेश के द्वारा हुई है। ये आपके कोर्स में है, इसको डिटेल से इसका संगठन और कार्य हम पढ़ेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल क्या करता है, समाज का जब तक विकास नहीं होगा, देखिए हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समाज की होती होगी, हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। भारत की समस्याएं जैसे जाति के आधार पर भेदभाव, जेंडर के आधार पर भेदभाव, महिलाएं बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि माहौल ही ऐसा है। बाल विवाह है, जैसे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। श्रम है, जैसे शोषण किया जा रहा है, छोटे बच्चों को बाल श्रम, छोटे बच्चों को श्रम पर लगा दिया जाता है। तो इस तरह की जो समस्या, सामाजिक समस्याएं हैं, इन सामाजिक छुआछूत जैसे है, इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कार्य कर रहा है, ताकि समाज की समस्याएं दूर हो सके। समाज, जब तक समाज उन्नत नहीं होगा तब तक सारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल भी आपके कोर्स में है, इसका संगठन क्या
कार्य क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है। और आखिर में है हस्तशिल्प मंडल। हस्तशिल्प मंडल क्या है देखते हैं। देखिए, हमारे देश में हाथ से जो कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य जिसमें कला है। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनना है, जैसे आप देख रहे हैं फुलकारी एक कलाकृति है, जैसे पेंटिंग है, जैसे लोग लकड़ी के खिलौने बना रहे हैं, लकड़ी के बर्तन बना रहे हैं, ये हस्तशिल्प है। तो मिट्टी से और भी बहुत सारी कलाकृतियां हो रही हैं। तो ये जो हस्तशिल्प है, इनको संरक्षण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जो हस्तशिल्प कला के सिद्धहस्त लोग हैं, इनके रोजगार का साधन भी है और ये हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। ये सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए, इस सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए और ये जो कलाकार है हस्तशिल्प के, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे यहाँ एक हस्तशिल्प मंडल की स्थापना भी की गई है कार्यकारी आदेश के द्वारा, जो कि भारत की हस्तशिल्प को न केवल संरक्षित रखे बल्कि इसको प्रचारित करे और प्रसारित। तो ये एक प्रकार की बात हुई कि हम कार्यकारी आदेश के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित है उनकी हम बात कर चुके हैं। और आखिर में है इन्हीं संस्थाओं में संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था और कार्यकारी आदेश के द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं, इनमें कुछ संस्थाएं हैं जो केवल परामर्श का कार्य करती है। और उन परामर्श का कार्य करने वाले संस्था को हम सलाहकारी संस्थाएं कहते हैं। सलाहकारी संस्था इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। केवल हम ये समझ रहे हैं कि हम किन किन संस्थाओं को सलाहकारी संस्थाओं की श्रेणी में रखेंगे। ये सलाहकारी संस्थाएं हैं संलोक सेवा आयोग कलम पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक सलाहकारी संस्था है। अभी हमने पढ़ा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ऊपर सलाह दे रही है, ये भी सलाहकारी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान भी दे रहा है और सलाह भी दे रहा है। और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देने के लिए, तकनीकी विकास के लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद एक महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका में है। तो ये भी हमारे देश में एक सलाहकारी संस्था है जो कि किस प्रकार तकनीक का विकास हो और विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा किस तरह से दी जाए। बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उनका सिलेबस क्या हो, उनको किस प्रकार प्रैक्टिकल करवाया जाए, किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, किस प्रकार के और रिसर्च हो ताकि देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत हो सके। उसके लिए तकनीकी परिषद की स्थापना की गई है जो कि सलाह के सब भूमिका में है, सलाहकारी भूमिका में है। और लास्ट में है वित्त आयोग, इसके बारे में पढ़ा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होने के बावजूद एक सलाहकारी संस्था है। वित्त आयोग केवल परामर्श देता है कि कितना राजस्व होगा, कितना शेयर केंद्र सरकार को मिलना चाहिए और कितना राज्य सरकार को मिलना चाहिए, कितना अनुदान किस राज्य को दिया जाना चाहिए, वो सलाह देता है। माने ना माने ये बिल्कुल अलग विषय, बाध्यकारी नहीं है, सामान्य मान लिया जाता है क्योंकि ये सलाह देने वाले सब विशेषज्ञ हैं और इनकी नियुक्ति इसलिए की गई। तकनीक के क्षेत्र को हर कोई नहीं समझता, वित्त के क्षेत्र को हर कोई नहीं समझता, उच्च शिक्षा के क्षेत्र को हर कोई नहीं समझता। और जो हमारे ऑफिसर्स IAS, IPS, IFS जो है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाए, इस तकनीकी पक्ष को नहीं समझता। तो सलाहकारी संस्थाएं हैं, इसका मतलब कदापि नहीं है कि इन सलाहकारी संस्थाओं का महत्व कम है। संवैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं और सलाहकारी संस्थाएं हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में तो चारों प्रकार की संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं हैं जो हम आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे डिटेल से, और कुछ संस्थाएं हैं जिनकी इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है और सामान्य ज्ञान के लिए क्योंकि सारे